नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपकी कुछ कॉमन क्वेरीज हैं जो आपने कमेंट करके पूछा था। उन्हें छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा है कि इस वीडियो में आपकी काफ़ी सारी जो क्वेरीज थी उनका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो पर्सनली रिप्लाई करने से एक ही लोग को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उससे अच्छा है कि एक कॉमन जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको पिक कर लिया हूँ और उन पर डिस्कशन कर लूँगा, तो वो सभी के काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। एक सवाल है कंचन जी का। इसमें उन्होंने पूछा है कि आप बता दीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाता है। यूपी वाराणसी से हूँ, आई हैव 2 लिटिल चिल्ड्रन, सो मैं अदर सिटी जा नहीं सकती हूँ, प्लीज़ आप रिप्लाई करना। तो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो इस बार आपसे फॉर्म फिल करते समय नहीं पूछा जा रहा है और आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम सेंटर दिया जा सकता है। तो आप इसमें कभी भी आपको चॉइस का ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है, तो जहां भी आपको सेंटर देगा आपको जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा है, नाम तो नहीं मालूम इनका, @ATK। इन्होंने पूछा है पोस्टिंग चॉइस मिलता है क्या, स्टेट का ऑप्शन होता है या फिर सिटी का। तो EMRS एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो पैन इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकती है, जैसे केवी और नवोदय। तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही स्टेट सेलेक्ट करने का, ना ही कोई सिटी सेलेक्ट करने का। कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेजेगा। एक सवाल पूछा है वापस से, इन्हीं का एक सवाल था कि टीजीटी साइंस सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम है ना। तो मैक्सिमम जो EMRS थे अभी वो मिक्स मीडियम्स में चल रहे थे। जैसे आपको पहले भी मैंने बताया है कि EMRS के जो स्कूल थे पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट चलाती थी। अब उसको जब नेस्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में मर्ज करना शुरू कर दिया गया। तो आज भी अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम में नहीं हैं, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें चल रहे हैं। पर धीरे धीरे इन सभी स्कूलों को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए नेस्ट ने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने का सर्कुलर रिलीज कर दिया है लास्ट ईयर ही। तो अब धीरे धीरे स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं और अगले कुछ सालों में सभी स्कूल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, आपके सवाल का उत्तर ये है कि इंग्लिश मीडियम है, बहुत जगह है। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूंगा तो यहाँ पे क्लास 6, 7, 8, 9 इंग्लिश मीडियम में है और क्लास हमारी जो 11th है वो भी इंग्लिश मीडियम है। केवल 10th और 12th हमारी अभी हिंदी मीडियम में चल रही है, जो नेक्स्ट ईयर हमारा पूरा स्कूल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीत सिंह का। इन्होंने पूछा है कि सीटेट सर्टिफिकेट जो है वो नोटिफिकेशन में मेंशन है कि कट ऑफ डेट तक सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हाँ, सीटेट सर्टिफिकेट और सीटेट के अलावा बाकी जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो 23 अक्टूबर के पहले के होने चाहिए। अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट 23 के बाद का ही क्यों ना हो, 24 अक्टूबर का क्यों ना हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपका डीवी के ही समय आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के कोई भी सवाल आप एकदम से क्लियर कर लीजिए। कोई कहता है मेरा दिसंबर में हो जाएगा, मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, जो भी है एक सिंपल सा आंसर है, 23 अक्टूबर तक अगर आपका रिजल्ट आ गया है आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर 23 तक नहीं आया बाई एनी चांस तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका डिग्री नहीं आई है। देखिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, डिग्री आने में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में समय लगता है, पर रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। आपके रिजल्ट पे जो डेट आती है ना, कि वो रिजल्ट की डिक्लेरेशन की डेट वो 23 अक्टूबर से पहले की होनी चाहिए। तो आई होप ये बात तो क्लियर होगी आप सभी को अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू का। इन्होंने पूछा है स्कूल में किस लैंग्वेज में पढ़ाना रहता है, प्लीज बताएं। तो स्कूल में तो आपको जैसे ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाना है, बट बहुत सारे बच्चों का जो लेवल है वो अभी इंग्लिश को इतना अच्छा वो अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, तो आपको अभी बाइलैंग्वेज पढ़ाना पड़ रहा है। पर क्योंकि EMRS एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो धीरे धीरे आपको आने वाले कुछ समय में टोटली इंग्लिश मीडियम में स्विच करना होगा। हाँ, अभी आप बाइलिंगुअल पढ़ा सकते हैं, हम लोग भी बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों का जो लेवल है वो अभी टोटली इंग्लिश मीडियम को अडॉप्ट नहीं कर पाया है। तो ओके। एक सवाल है शिवांगी जी का, सर आप कहाँ ट्रांसफर्ड हो और कहाँ से हो, आई एम एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटर साइंस। ओके, तो मैं ट्रांसफर नहीं हूँ, ये मेरी पहली पोस्टिंग है। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ। यूपी का रहने वाला हूँ मैं, यूपी के प्रयागराज का। तो आपको भी जो पोस्टिंग है अभी बताया कहीं भी मिल सकती है। एक क्वेश्चन आया था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, तो कास्ट सर्टिफिकेट वाला केस को मैं अपने एग्जांपल से क्लियर करता हूँ।
जब हम लोग का जब ज्वाइनिंग वगैरह की प्रोसेस चल रही थी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना था। तो एट द टाइम ऑफ डीवी उनसे नया सर्टिफिकेट की भी डिमांड की गई थी। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, आप अगर रिजर्वेशन लेते हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट्स को तो हर साल अपडेट करवा लिया करिए, खासकर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट। और ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाले फॉर्मेट में बनाएंगे। स्टेट वाला अलग होता है, आपको एक सेंट्रल फॉर्मेट पे अलग बनाना होगा और वो आप अभी तुरंत अप्लाई कर दीजिए। तो आपका जो पहला सर्टिफिकेट है वो भी आप अपने साथ रखे रहिएगा और एक आप अभी का भी अप्लाई कर दीजिए, तो दोनों रखे रहिएगा। ये सेफ जोन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप पहले का भी रखे रहिए, एक नया अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी अप्लाई आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगी, क्योंकि आपकी कैटेगरी चेंज नहीं हो जाएगी। आप अपना पुराना सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि हाँ ये मेरा लास्ट ईयर का था और ये इस साल का था, तो डीवी में इशू नहीं आएगा। कोई बहुत पुराना अगर रखता है भाई, कोई मेरा 2018 का है, 2005 का है, 2012 का है, बिल्कुल आप नया बनवा लीजिए, आपका इनवैलिड हो जाएगा। इतना लंबा पुराना आपका नहीं चलता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल पुराना अगर आपका है तो आप उसको रखे रहिए। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि थोड़े से रुपए लगते हैं, ज्यादा समय भी नहीं लगता है बनने में, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले भी जो हैं भाई वो अपना नया फाइनेंशियल ईयर का जरूर बनवा लीजिए, पिछला भी रखे रहिएगा, ठीक है। एक सवाल है सीटेट में कितने नंबर चाहिए। तो क्योंकि सीटेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट की है आपकी वैकेंसी, तो आपको वही रूल्स लगेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लग रहे हैं। 90 मार्क्स आपके चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 82 मार्क्स आपके चाहिए होंगे कैटेगरी के लिए SC ST OBC के लिए, ठीक है। 90 जनरल और 82 कैटेगरीज के लिए। राम जी का सवाल है कि स्पेशल बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो नहीं, स्पेशल बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। विनय भारती जी का सवाल है, भैया वार्डन के फॉर्म में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का ऑप्शन आ रहा है, उसको कैसे चूज करना है। मतलब क्या पेपर सारा उसी लैंग्वेज में आएगा जो हम चूज करेंगे। वही ऑप्शन शायद टीजीटी में भी होगा, तो ये बता दे रहा हूँ। वार्डन में भी आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी चूज करनी है, वो आपकी हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई एक होगी जो आपकी रीजनल लैंग्वेज के तौर पे होगी। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, आपकी हिंदी अच्छी तो आप हिंदी ले लीजिएगा, और आपकी अगर इंग्लिश अच्छी तो आप इंग्लिश ले लीजिएगा। बाकी अगर आपकी मराठी है, गुजराती है, ठीक है, जो भी है आप रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। और पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, उससे पेपर डिसाइड नहीं होगा। पेपर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पूछा जाता है। रीजनल लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में पूछी जाएगी, जैसे मराठी है तो मराठी में ही पूछी जाएगी, ठीक है। एग्जाम कब हो सकता है, ये सवाल है मेघा जी का। तो एग्जाम जो है देखिए, पहले ही बताया हूँ कि टेंटेटिव मान के चलिए दिसंबर में होगा। आशुतोष पात्रा जी का सवाल है कि सर ये हमारे पीजीटी की सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है, जॉब प्रेशर क्या होता है। तो जॉब प्रेशर पे तो अभी मैं अलग से बात कर लेता हूँ। सैलरी की बात बता देता हूँ मैं कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक सैलरी 47,600 होगी। इसके बाद जो आपका करंट डीए चल रहा होगा वो होगा, जैसे इस समय कि हमारा डीए जो है वो 55% चल रहा है। तो बेसिक प्लस आपका डीए प्लस आपका 1800 का ट्रैवल अलाउंस और डीए ऑन टीए मिलता है, तो 1800 का 55% और आपको मिल जाएगा। इसके बाद 10% बेसिक का आपको मिलता है स्पेशल अलाउंस, ठीक है, क्योंकि रेजिडेंशियल सेटअप होने की वजह से स्पेशल ड्यूटी अलाउंस कहते हैं उसको। वो 47,600 का 10% मतलब 4,760 रुपये बन जाएगा। और इसके अलावा आपको जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन मिलता है वो मिलता है। तो लगभग लगभग मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सैलरी वो बनेगी वो 70 से 75 के आसपास बनेगी ज्वाइन करने के समय। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि टीजीटी का फॉर्म फिल करते समय रीजनल लैंग्वेज के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो जो आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पूछी जा रही है वही है आपकी रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है जो सबको देना है। तो जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का कॉलम आ रहा है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज के तौर पर होगी। जो आपकी 19-20 जो लैंग्वेज है उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अलग से कोई और ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। और एक सवाल आ रहा था कि जिनका सीजीपीए में उनका रिजल्ट आया, तो सीजीपीए को कन्वर्ट कर लीजिए मार्क्स में। जो भी आपका फॉर्मूला होता है उससे कैलकुलेट करके जितने मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स को फिल करिए, परसेंटेज आपका जो है वो आएगा। आप सीजीपीए को डायरेक्ट नहीं डाल सकते, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्क्स में। देखिए कई सारे सवाल हैं, पर जो एक जैसे सवाल हैं उनको मैं नहीं ले रहा हूँ, और जिन सवालों का जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है वीडियो के माध्यम से मैं उनको भी पिक नहीं कर रहा हूँ। मैं उन क्वेश्चंस को कोशिश कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं और जिनका जवाब नहीं दिया गया है। कई लोगों का ये सवाल है कि मेरा नंबर दे दीजिए, तो नंबर तो मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में आप अपनी क्वेरीज को पूछिए, मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं नंबर ओपनली नहीं दे सकता, मेरे पास भी ये 50 फ़ोन आते हैं, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। तो नंबर शेयर नहीं कर सकता मैं। अब आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, उनका भी मैं जवाब दे देता हूँ कि
जो आपका वर्क प्रेशर होता है इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। जो EMRS एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपको यहाँ पे 24/7 रहना होता है। आपको नॉर्मल स्कूलों के जैसे जब छुट्टी हो जाती है तो घर नहीं जाना, यहाँ पे रहना है। तो इस वजह से आपकी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और आपकी जो ड्यूटी है वो बाकी जो डे बोर्डिंग स्कूल होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। EMRS में बात करेंगे तो दिन की शुरुआत जो होती है वो आपकी सुबह स्कूल जाने से होती है। आपका जो स्कूल का समय रहता है वो 7:10 बजे से रहता है, 7:10 पे। और लगभग सारे जगह पे जो मतलब EMRS है उनमें यही टाइम को फॉलो किया जा रहा है। जो कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ पर वेदर कंडीशंस थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है तो टाइम ऊपर नीचे होता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जो आपकी जो प्लेन की जो बेल्ट है, मतलब आपका यूपी, MP और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान, इन सब इलाकों में ये कॉमन टाइमिंग चलती है कि स्कूल का जो समय होता है वो 7:10 से लेकर के आपका 1:40 तक होता है। हमारे स्कूल में क्या होता है कि हम लोग 7 बजे स्कूल जाते हैं और 7:10 से हम लोग की 7:10 बजे तक बच्चे आ जाते हैं और 7:15 से प्रेयर होती है जो चलती है 7:35 तक। इसके बाद हमारी फर्स्ट बेल और सेकंड बेल लगती है और 8:55 पे बच्चों का जो होता है वो ब्रेकफास्ट हो जाता है। बच्चे अपने हॉस्टल चले जाते हैं और टीचर्स भी अपने क्वार्टर्स की तरफ आ जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट को लेते हैं। इसके बाद वापस से सेशन स्टार्ट होते हैं और क्लासेस कंटिन्यू चलती है 1:40 तक। 1:40 के बाद छुट्टी हो जाती है, बच्चे अपने हॉस्टल जाते हैं और टीचर्स अपने क्वार्टर्स की तरफ आ जाते हैं। 1:40 पे बच्चों को लंच सर्व होता है, टीचर्स भी जाकर के लंच को ले सकते हैं। इसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा ड्यूटी कुछ बढ़ गई है क्योंकि EMRS जो है वो IIT और JEE की जो क्लासेस हैं, मतलब नीट और JEE की जो क्लासेस हैं ये भी रन की जा रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस वो चलती हैं जो 3 बजे से 7 बजे के बीच में होती है। 3 बजे से 4 बजे, 4 बजे से 5 बजे और 5 से 6 गैप होता है, फिर 6 से 7। तो इन क्लासेस को भी रन करने के लिए रोटेशन फॉर्म में टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। तो एक दिन में आपकी 2 से 3 टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो वीक में एक बार आपको वो भी ड्यूटी मिल जाएगी जो 1 घंटे या 2 घंटे का रहेगा। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी होती है वो प्रिंसिपल्स, आप जिस स्कूल में रहेंगे वो प्रिंसिपल्स आपको अलग से भी बता सकते हैं और बाकी आपके सब्जेक्ट का जो भी स्टेटस है उसको देख करके आप खुद भी क्लास आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चों की डिमांड अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है तो एक्स्ट्रा क्लासेस आपको लेनी पड़ती है। वो आप अपने से मान के चलिए कि आपका जो है 1-1.5 घंटा आपका लगभग चला जाता है। हफ्ते में कम से कम 2 या 3 क्लास तो आप ऐसे ले ही लेंगे। इसके बाद शाम को बच्चे जब खेलते हैं तो उस समय भी आपको क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स टीचर जो होंगे स्पेशली उनको वहाँ पे रहना पड़ता है। सब्जेक्ट टीचर्स को तो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाता है इस ड्यूरेशन के लिए। तो इसके बाद आपका जो अगला जो आपका काम होता है वो होता है कि जब बच्चों का खाना सर्व होता है उसके समय आप लोग को जाना होता है और आपको उस समय खाना खाने के बाद या पहले अपनी सुविधा के अनुसार प्रिंसिपल्स आपको छूट दे देते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार आप जाइए और बच्चों की जो अटेंडेंस है उसको लीजिए, उनके साथ बैठिए। हाउस मीटिंग जिसको कहते हैं, क्योंकि आप हाउस मास्टर्स होंगे। टोटल मतलब 16 हाउस होते हैं, 4 जूनियर के हाउस बॉयज़ के, 4 सीनियर हाउस बॉयज़ के, इसी तरीके से गर्ल्स में 4 जूनियर और 4 सीनियर, तो टोटल 16 हाउस होते हैं। 4 हाउस हैं हमारे यहाँ, गंगा, गोदावरी, तापी और ब्रह्मपुत्र, 4 हाउस हैं। तो सभी जो हाउस मास्टर्स हैं जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा 1200 रुपीज़ का अलाउंस मिलता है वो आपको इसी पर्पज़ के लिए मिलता है। और आपको बच्चों से बात करना, बेसिकली आप उनके पेरेंट्स हैं, आप उनके यहाँ पे जो गाइड हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं आप ही हैं सब कुछ। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आपको जाना पड़ता है। तो और इसके बाद और एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ जो होती हैं ज़रा उनकी मैं बात करूँगा तो आपको फूड टेस्टिंग की भी ड्यूटी लगाई जाती है कि टीचर्स को खाना कैसा बन रहा है ज़रा आप उसको भी चेक करेंगे जा कर के देखने का। तो ये भी रोटेशन फॉर्म में लगता है, हर दिन नहीं लगता है। तो वीक में आपका एक्स्ट्रा क्लास में 1-2 बार लग जाएगा, आपको फूड टेस्टिंग में लग जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा काम आपके कुछ बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो आपका जो स्कूल का जो एक्स्ट्रा बहुत सारे आपकी कमिटीज़ बनाई जाती हैं, जैसा आप लोग स्कूल में काम किए होंगे और या आप अपने स्कूल में पढ़े भी होंगे तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। जैसे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो गया, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उससे सारी चीज़ें करेगा। इसी तरीके से आपका CCA आपका हो जाएगा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएगा, क्योंकि और हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपकी परचेजिंग कमेटी होगी, आपकी यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कमेटी होगी, आपकी मतलब इस तरीके से बहुत सारी कमेटियाँ होती हैं जो बनाई जाती है। करीब 20-22 कमेटियाँ जो है प्रिंसिपल्स बना करके रखते हैं जो ज़रूरी है किसी के स्कूल को रन करने के लिए।
तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आपको मतलब पढ़ाने के अलावा ये आपके काम है। और इसके अलावा बीच बीच में आपको जो क्या कहते हैं, बच्चों का जो एक्स्ट्रा कुछ वर्क होता है वो भी करना पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका मतलब जो सीबीएसई का आपका अगर 10th और 12th के टीचर हैं तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो वो चीज़ हो गया। 11th 12th के अगर आप टीचर हैं तो बच्चों का कोई फॉर्म भरा जा रहा है, वो भी आपको ही करना पड़ेगा। तो टोटली आपको मतलब पढ़ाने के अलावा भी काफ़ी सारे काम होते हैं। पर वो लगभग स्कूल आवर में भी हो जाते हैं। कुछ कामों को ही हमें घर पे लाना पड़ता है, लेकिन काम होता है। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। अगर आप में से कोई एज अ ऑप्शन ये सोचता है कि बस मुझे एमआरएस में जॉब चाहिए और बस मैं अपना 1:40 तक पढ़ाऊंगा और घर पे मस्त आकर के सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करूंगा, तो वो डे बोर्डिंग स्कूल में ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा, ईएमआरएस में नहीं पॉसिबल हो पाएगा। एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि आपको समय कम मिलेगा लेकिन समय कम मिलेगा, क्योंकि ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बच्चे कहीं जा रहे हैं तो आपको एस्कॉर्ट करके जाना पड़ेगा, उनको ले करके साथ में बहुत सारे स्पोर्ट्स के कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, आपको उनमें भी सब काम करना पड़ेगा। तो काम रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप फर्स्ट डे से क्लियर रखिए फॉर्म भरने के साथ कि एमआरएस में आपको काम रहेगा। पर यह है कि वो काम आपको जो है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10% एसडीए मिलता है। कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि मुझे वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए, मुझे रिलैक्स चाहिए, तो वो एक्सक्यूज़ आप यहाँ नहीं दे पाएंगे। आपको काम वो जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्कूल की स्मूथ फंक्शनिंग में वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जब सारे टीचर मिलकर के काम करते हैं तो ये और अच्छा होता है कि वो काम जो पर हेड पे काम होता है वो कम हो जाता है। पर अगर काम करने वाले कम लोग रहेंगे और तो वो आपके ऊपर ही बर्डन आता है। तो वो चीज़ आप क्लियर रखिए, आपका वर्कलोड जो रहता है वो डे बोर्डिंग स्कूल से ज़्यादा रहेगा। और रही बात आपकी जो वेकेशंस की, तो मैं वेकेशंस की बात बता देता हूँ आपको। अभी तक जो है वो आपको 60 डेज का वेकेशन मिलता है। और 60 डेज में आपका 40 डेज जो है वो समर वेकेशन में मिल जाता है, और जो 20 डेज है आपका वो ऑटम ब्रेक में दशहरा दिवाली को मर्ज करके दिया जा रहा है। और प्रोबेबली ऐसा भी संभव है कि नेक्स्ट ईयर से ये जो छुट्टी है वो एज पर नवोदय 90 डेज की हो जाएंगी, तो आपको वो छुट्टियां मिला करेंगी। इन 90 दिनों की छुट्टियों के अलावा आपको 10 ईएल मिलती हैं, अर्न लीव मिलती हैं, और 8 आपको सीएल मिलती हैं। तो ये आपकी एक्स्ट्रा हो गई। इसके अलावा और बात की जाए आपको जो सुविधाओं की, तो आपको हॉस्टल में खाने की परमिशन होती है। एम्प्लॉय को परमिशन होती है, उसके फैमिली को परमिशन नहीं होती है। बाकी वो प्रिंसिपल की मतलब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं। वो हो सकता है कि आपको अलाउ भी कर दें, मतलब ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वेरी करता है। पर जो रूल्स हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग इतना सही है कि जो एम्प्लॉय हैं वही खा सकते हैं। आपको आपके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ईएमआरएस में ओवर एंड अबव रूल के तहत आपके बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। ईएमआरएस में हर क्लास में जो है 60 की स्ट्रेंथ होती है, 30 बॉयज और 30 गर्ल्स। तो 2 सेक्शंस बनाए जाते हैं जिसमें 15 लड़के 15 लड़कियां हर सेक्शन में होते हैं। पर अगर आपका बच्चा है तो वो 30 सीट्स के बियॉन्ड जाकर के उसको एडमिशन दिया जाएगा, ये रूल है। बाकी ईएमआरएस में एसटी कम्युनिटीज के अलावा बच्चों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, पर एम्प्लॉय होने की वजह से आपके बच्चों को पढ़ने की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर बच्चा आपका 6वीं क्लास से नीचे है और आप उसको ईएमआरएस में नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा। और सुविधाओं की बात करेंगे तो आपको एलटीसी क्लेम मिलेगा। आपको 4 साल में 3 बार एलटीसी मिलेगा अपने घर जाने के लिए, घर से आने के लिए। तो ये आपको मिलेगा और आपके परिवार को मिलेगा। आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपके बच्चे जो हैं ये आ जाएंगे, और अगर आपके माता पिता आप पे ही डिपेंडेंट हैं तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो मेडिकल अलाउंस है वो सीजीएचएस जैसी कोई छूट तो अभी आपको यहाँ नहीं है, कार्ड नहीं मिलेगा। पर आप सीजीएचएस के इम्पैलेंड हॉस्पिटल में दिखा करके आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। और चूंकि ये हमारे बहुत दूर दराज इलाकों में है तो बहुत जगह हॉस्पिटल्स की व्यवस्था नहीं है, तो आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट डिक्लेयर करके किसी भी हॉस्पिटल में अगर दिखाते हैं तो उसका पैसा भी जो है आपको वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा। तो ये सुविधा भी आपको दी जा रही है। और अगर और कोई ऐसी आपकी क्वेरी होगी तो आप मुझे बताइएगा। तो जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको क्वार्टर्स की फैसिलिटी मिलती है, आपको 2 BHK क्वार्टर मिलेगा आप अगर टीजीटी पीजीटी हैं तो। और आप उसमें अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। और उसमें आपको किसी किसी ईएमआरएस में अभी ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईएमआरएस अभी ना इनिशियल फेज में है, बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत जगह अभी कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। तो अगर रूम्स कम होंगे तो वो आपको जो बैचलर्स होंगे उनको शेयर करना पड़ेगा। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो शेयर करके रहते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी क्योंकि कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे हैं।
बस यही चीज़ें हैं, और इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी होगी तो मुझे बताइएगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।